सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990। ठीक, तो पहले हम लोग बात कर चुके थे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी, जो कंडीशंस थी फर्स्ट चैप्टर में, वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसी थी। ठीक है, तो हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस तो खैर था ही नहीं, वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर था। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के बारे में तो पढ़ लिया, उनका सॉल्यूशन कैसे किया हम लोगों ने आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस। तो 200 साल तक ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। ठीक, हमारे उनकी जो एक्सप्लॉयटेटिव, जो शोषण वाली नीतियाँ थी, ठीक है, उन्होंने राज किया। हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो थे, ह्यूमन रिसोर्सेज, सब तरीके का शोषण किया उन्होंने। सारी चीज़ों का, रिसोर्सेज का यूज़ करके उन्होंने अपनी इकनॉमी को डेवलप किया। ठीक है, बट फाइनली वी गॉट द फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। सो अब हमारे सामने क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बेसिकली, उनके सामने क्या टारगेट था, टास्क था कि हमें अपने इकोनॉमिक सिस्टम को सबसे पहले डिसाइड करना है। ठीक है, विच कैन रिकन्स्ट्रक्ट, जो ऐसा सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना है, डिसाइड करना है जो हमारे बैकवर्ड इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, यानी जो पिछड़ी हुई जो हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है, ठीक है, उसको हमें कैसे डेवलप करना है, तो ये हमें डिसाइड करना था। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली बेटा वो अरेंजमेंट होता है ये जिससे कि जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं कि हमें रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों के लिए क्या बनाना है, उनके लिए क्या ज़रूरी है वो बनाना है, या उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है, वो हमें इकोनॉमिक सिस्टम जो है पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन और इसमें मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँगी। यहाँ पे कहने का मतलब जो है वो, कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वही अपना चलाता है कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। ठीक है, पूरी हायरार्की नहीं होती है सिस्टम में कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट है, देन प्राइम मिनिस्टर है, फिर चीफ मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, इवन इन दोनों के बीच में सीएम और पीएम के बीच में भी गवर्नर रहते हैं। तो इस तरह की हायरार्की ज़रूरी नहीं हर जगह देखने के लिए मिले। ठीक है, तो एक चीज़ क्या लेकिन कॉमन रहती है, रिसोर्सेज चाहे अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कैसे यूज़ करेगी, और अगर मान लो किसी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर रूल कर रहा है, वो अर्थव्यवस्था को देख रहा है, वो रिसोर्सेज को चेक कर रहा है, तो वो रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये हमें इकोनॉमिक सिस्टम को डिसाइड करना था कि कौन हमें बताएगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं वो 3 होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, फाइनल गुड्स या सर्विसेज हमें क्या प्रोड्यूस करना है, उनका सिलेक्शन। अब व्हाट टू प्रोड्यूस को भी पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बताऊंगी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि आपको किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है। भाई सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी ना मेरा कस्टमर कौन है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस से भी पहली प्रॉब्लम होगी फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, जिसमें आप लोगों की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो कि हु विल अल्टीमेटली गोइंग टू कंज्यूम माई प्रोडक्ट। ठीक है, कौन मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है। ठीक, तो आप बिहेवियर स्टडी करते हो यहाँ पर। फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, अब उसके बिहेवियर को आपने स्टडी कर लिया है, देन आप करते हो कि अच्छा मुझे ये प्रोड्यूस करना है। फिर आपने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, आपने क्वांटिटी भी चेक कर ली, फाइनल गुड्स आपको क्या बनाने हैं, फाइनल सर्विसेज आपको क्या देनी है। ठीक, तो जैसे कि अगर हमारा कस्टमर स्टूडेंट है तो हम क्या बनाएंगे, बुक्स बनाएंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, हमें बुक्स को कैसे बनाना है, यानी हमें लेबर का ज़्यादा यूज़ करना है। इसमें हम टेक्निक का डिसाइड करते हैं बेसिकली कि हमें लेबर को ज़्यादा यूज़ करना है या कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करना है। कैपिटल यानी
एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनको ज़्यादा यूज़ करना है या हमें लेबर का ज़्यादा यूज़ करना है, हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा रखनी है। तो जब लेबर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैपिटल का कम, तो वो आती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर हम कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर को कम, तो वो होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक। अब जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कितने तरीके के होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम कौन देखता है, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिस्टिक होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन जो है, यानी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का प्रोडक्शन ठीक है, और उनको जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो साधन है प्रोड्यूस करने के, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, वो ओन कौन कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। उसको चला कौन रहा है, प्राइवेट सेक्टर। ये तीनों ही काम अगर प्राइवेट सेक्टर करता है तो उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक। सोशलिस्टिक की जब हम बात करते हैं कभी भी इकोनॉमिक में, तो आप वहाँ पे जो आपको दिमाग में वर्ड आना चाहिए वो है गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ओन करती है, कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, तो वो होती है, ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसका मोटिव होता है सबसे पहले कि सोसाइटी का वेलफेयर करना है, ठीक। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें दोनों ही इसमें सोशलिस्टिक यानी और कैपिटलिस्टिक मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट भी अर्न करना है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब है इकोनॉमिक प्लानिंग। बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं एक आपको ये बताऊंगी प्लानिंग कमीशन क्या है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को भी चलो एक सेकेंड, हाँ, हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग से ही शुरू करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि एक गवर्नमेंट एफर्ट लगाती है, ठीक है, प्रयास करती है कि जिससे कि ये डिसाइड किया जा सके कि इकोनॉमिक डिसीज़न कैसे लेने हैं। जो बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं जिनसे हमारी इकोनॉमी जिन पर डिपेंड है, वो डिसीज़न हमें कैसे लेने हैं। अब जब हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे सामने टारगेट भी ये था कि हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना है। तो वहाँ पे एक प्लानिंग आती है जिसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि इकोनॉमिक जो डिसीजंस हैं उनको कैसे लेना है, ठीक है, कि कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करना है, और उसका टाइटल रहेगा, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक डिसीजन ले जाएंगे उसमें बेसिकली रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है, इसी के बारे में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है। एक तो मैंने पहले बताया कि हमें अपनी जो इकनॉमी है उसको रिवाइव करना था, ठीक है, हमें अपने दोबारा से पटरी पर लेकर आना था, और जो हमारी इकनॉमी बैकवर्ड, पुअर, स्टेगनेंट, जो एक हमारी इकनॉमी की नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी, उसको हमें ठीक करना था, ठीक। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, नीड क्या है, वाई, मैंने वही सेम चीज़ लिखी है कि इंडिया कैसी हो गई थी, इंडिया की इकनॉमी पुअर हो गई थी, बैकवर्ड हो गई थी। फिर देन है हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अचीव करना है, और फिर तीसरा है रिसोर्सेज को हमें बेसिकली इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, सो दैट कि हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें, नॉट इफ़ेक्टिवली बट एफिशिएंटली, ठीक है, कि हमें बिना रिसोर्सेज का वेस्टेज किए हुए हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। अब है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन आया था इकोनॉमिक प्लानिंग के ही अंदर। प्लानिंग कमीशन एक कमेटी थी जिसके अंदर कुछ लोग थे, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, जिसका टारगेट था कि हमें अपने इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है, ये आपको बताना है। तो प्लानिंग कमीशन इस कमेटी को बोलते थे। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1950 में। इसका चेयरमैन कौन होता है, उस टाइम पे जब ये बनी थी 1950 में, तो उस टाइम पे चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वही प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। आज भी इस प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है जो पीएम होता है, ठीक है। तो आज जो भी पीएम है वो हमारे चेयरमैन होंगे प्लानिंग कमीशन के, वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा, ठीक है। अब प्रिपेयर्ड करते हैं हम इसमें, प्लानिंग कमीशन में करते क्या हैं बेसिकली, इस कमेटी में जो 5 साल का प्लान है, हम देखिए हमारे पास मान लीजिए हमारे घर में आग लग चुकी है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग प्लान करेंगे कि हमें धीरे धीरे पहले सबसे पहले किस चीज़ पे काम करना है, फिर किस चीज़ पे काम करना है। पहले तो हमें रहने की व्यवस्था करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद हमें खाने पीने की व्यवस्था करनी है, फिर उसके बाद हमें अपने थोड़ा सेटल हो जाए, हम अपने घर की तरफ देखेंगे अगर इंश्योरेंस वगैरह है। तो बेसिकली क्या है कि हम प्लान कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए, देन क्या कदम उठाना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन यही काम करती थी। इसमें हम 5 ईयर प्लान बनाते थे कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने सारे काम हैं, तो हम कहाँ से शुरुआत करें। तो हम क्या बनाते थे, 5 ईयर प्लान बनाते थे कि शुरू के 5 साल हमें किस में काम करने हैं, किस क्षेत्र पे काम करने हैं, एग्रीकल्चर पे काम करने हैं, इंडस्ट्री पे, सर्विस पे। फिर आगे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान हम किस पे काम करेंगे। तो ये जो हमने आइडिया है, ये सोवियत यूनियन यानी रशिया से हमने इसको बोरो किया था। और आज के टाइम पर ये प्लानिंग कमीशन जो है, ये नीति आयोग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। 2015 में ये आई थी। नेशनल आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन करके है, आप लोग देख लीजिएगा फुल फॉर्म। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और जो सेकंड 5 ईयर प्लान थे, ठीक है, जो पहला 5 ईयर प्लान था जो 1950 से एकदम से शुरू हुआ था, उसको हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान बोलते हैं। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर हमने सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू किया। तो अभी यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंस है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। क्यों, हम लोगों ने जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और इसमें भी हम कई बार चीज़ें आएंगी कि हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे ग्रेन्स को। हम फूड ग्रेन्स जो था, जो खाने का अनाज होता है, उसको भी हम खरीद रहे थे अमेरिका से। तो हम लोगों ने क्या किया था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। फूड सिक्योरिटी हमने कि हमें सिक्योर भी करके रखना है फूड भविष्य के लिए, ठीक है। और रिकवरी भी हमें करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा ग्रेन को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अभी हमें रिकवरी भी करनी है कि हमें इतना ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट न करना पड़े। और तीसरा है, लास्ट है, इरिगेशन और फार्मिंग पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बेसिकली ये था। अभी ये डिटेल में आएगा, एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या चेंजेस लेकर आए थे ये डिटेल में आएगा। यहाँ पे मैंने अभी जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया है। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान था, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज़ जो सेकेंडरी सेक्टर हमारा है उसके लिए डेडिकेटेड था। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे हमें फोकस करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। भाई कोई इंसान सिर्फ पेट भर लेगा तो उससे इकोनॉमी थोड़ी ना ग्रो कर जाएगी। उसके लिए ज़रूरी भी है कमाना, उसके लिए ज़रूरी है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना, जब भी हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे स्टील, मशीन फैक्ट्रीज़, ये जो फैक्ट्रीज़ थी, इनके ऊपर हमें फोकस करना था। तो ओवरऑल जो मेन एम था 5 ईयर प्लान का, वो था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और जो हमारी अर्थव्यवस्था जो पीछे चली गई थी उसको रिवाइव करना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ अब यहाँ है ये, आखिर ये प्लानिंग कमीशन कौन लेकर आया था। प्लानिंग कमीशन है, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है, कौन लेकर आया था। तो आर्किटेक्ट, यानी आर्किटेक्ट कौन होता है, जो हमारे घर को बनाता है। अगर हमें मान लो घर में अपने किसी रूम में चेंज करवाना है तो वो कौन बताएगा, आर्किटेक्ट बताता है। तो ऐसे ही इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसने प्रिपेयर किया था इसको, उसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं, जिनका नाम है पीसी महालनोबिस। आप कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और उसमें अगर प्लानिंग कमीशन अगर पढ़ते हैं तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, ठीक है। अब इनका पूरा नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो मैंने लिख दिया है। इनका ये पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। बॉर्न ये 1893 कैलकाटा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आज के टाइम पे एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसे हम ISI बोलते हैं। ये एक इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ये बहुत प्रसिद्ध, पॉपुलर, ठीक है, बहुत, मैं कहूँगी हमारी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसके क्षेत्र में, जैसे IIT है, पहले तो मैं ये बता दूं प्रीमियर इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं। जैसे IIT है तो वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में है। इसरो और DRDO ये हमारी रिसर्च के, ठीक है, या जो भी हमें सैटेलाइट्स, मशीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं, ठीक है। एम्स है मेडिकल फील्ड में, NCERT है बुक्स के फील्ड में, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो ये कैसे इंस्टीट्यूट हैं, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट।
तो ऐसे ही ISI जो है वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। अब ये क्या करता है, ये जो स्टैटिस्टिक्स से डेटा रिलेटेड होता है, मैथमेटिक्स से डेटा रिलेटेड होता है, साइंस से, इकोनॉमिक्स से, रिसर्च से जो डेटा रिलेटेड होता है उस पे काम करता है। जैसे कि आज के टाइम पे हमारी अभी 2027 के लिए जनगणना हो रही है, सेंसस हो रही है, तो यहाँ पे कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, ISI। इसी के अंदर सारी चीज़ें डेटा जो है कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट देन उसको अगर हमें कोई रिपोर्ट बनानी है तो वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी, ठीक है। ये सेकंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग तो इन्होंने लेकर ही आए थे, साथ के साथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इसमें उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो थी 1972 में। तो 5 ईयर प्लान एक गवर्नमेंट प्लान होता है बेसिकली, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है, जिसमें आपको अचीव करना होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 साल के लिए कुछ ना कुछ, जिससे कि कंट्री की ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव हो सके। जैसे कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, इंडस्ट्रीज़ को लगाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, स्टैंडर्ड्स जो है लिविंग का वो इम्प्रूव करना। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1951 से लेकर टिल 31 मार्च 1956। 1950 में हमारी प्लानिंग कमीशन बन गई थी, तो हमने 1951 और 56 के बीच में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है। अब ये गोल्स और पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या चेंजेस किए थे। तो गोल्स क्या थे 5 ईयर प्लान के, तो बेसिकली 4 गोल थे। 5 ईयर प्लान हम लोगों ने बना तो दिया, लेकिन इसमें भी हमें कुछ टारगेट हमारे सिलेक्टेड थे, हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले थी ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होगा कि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, गुड्स के लेवल पे, सर्विस के लेवल पे, चाहे कोई भी सेक्टर हो उसमें हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, ठीक। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं GDP की, ठीक। तो GDP ग्रोथ होती है, GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, सी आप लोग इस तरह से देख पाएंगे। GDP का क्या क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। यहाँ इस तरह से रख देती हूँ। GDP का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स होते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म है फाइनल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनल गुड्स और या जो फाइनल सर्विसेज होंगी उनको ही हम GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। जो गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं हमारी कंट्री में, एक साल के अंदर अंदर जितने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं तीनों ही सेक्टर के द्वारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर के द्वारा जितने भी गुड्स एक साल के अंदर, यानी जितने भी फाइनल गुड्स एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी वैल्यू को ऐड ऑन करना, उसको ही हम बोलते हैं GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक चीज़ और मैं कहूँगी फाइनल गुड्स, जैसे कि मान लो आटा है, जो गेहूँ है, गेहूँ से हमने आटा बना दिया, आटे से हमने ब्रेड बना दिया। तो कोई कंपनी है, मान लो एक कंपनी है A, एक कंपनी है B, एक कंपनी है C। तो मान लो जो ब्रेड वाली कंपनी है वो आटा लेती है B से, ठीक। तो अब B जो है उसकी वैल्यू, ये तो अपना वैल्यू बता देगा कि मैंने आटा जो है वो इतना प्रोड्यूस किया है, वीट वाला भी बता देगा। लेकिन इसने क्या किया, जितनी भी इसने वैल्यू बताई इसमें से कुछ वैल्यू का जो इसने गेहूँ है वो फ्लोर वाले को दे दिया, यानी आटा बनाने वाले को दे दिया, और जो आटा बनाने वाला है उसने क्या किया, ब्रेड बनाने वाले को दे दिया। तो ऐसे क्या होगा कि अल्टीमेटली क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी कि जो वैल्यू जब A ने कंसिडर कर ली थी वो हम B भी करेगा, वो C भी करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही हैं, डबल काउंट हो रही हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो ये GDP में इग्नोर किया जाता है, इसीलिए हम क्या बात करते हैं कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही हमें क्या करना है, वैल्यू करना है, ठीक। और इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, और ब्रेड को हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स, क्योंकि ब्रेड किससे बना है, आटे से बना है, आटा किससे बना है, गेहूँ से, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट है एंड दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक। तो जो हमारा फर्स्ट गोल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ग्रोथ, वो हमारा यही कहता है कि हम जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम GDP ग्रोथ की मेज़र करेंगे। और जो GDP ग्रोथ होता है वो
जिस कंट्री की सबसे अच्छी जीडीपी होगी उसकी जीडीपी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इकोनॉमी कैसी है उसका इंडिकेटर होता है, ज़्यादा है तो अच्छी जीडीपी है, अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है, जो रिसोर्सेज यूज़ करने की जो बेसिकली टेक्निक है वो अच्छी है, यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ में तो हमारा ये टारगेट रहता है। मॉडर्नाइजेशन, अब हमें प्रोडक्शन को, भाई गुड्स को हमें इंक्रीज़ करना है, सर्विसेज को, तो हम ऑर्थोडॉक्सिटी से नहीं चल सकते हैं, हम पुराने तरीक़ों से नहीं चल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम सोशल चेंज ला सकें, ठीक है। और एक चीज़ और कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी को सिर्फ अडॉप्ट नहीं करना है, हमें कि सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट कर लिया लेकिन चलाने वाला अनस्किल्ड है, ठीक। तो ये भी चीज़ नहीं होनी है, हमें जो स्किल्ड है उसको भी डेवलप करना है, ठीक है। ट्रेनिंग उनको भी देनी है और नई टेक्नोलॉजी को भी अभी हमें अडॉप्ट करना है। और क्या है इसमें, जो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन है वो सिर्फ आप नई टेक्नोलॉजी को ले आएँ और सिर्फ पुरुष को ही बोलें कि आपको ही सीखना है ये टेक्नोलॉजी को चलाना, मशीन को चलाना, तो ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। आपको वुमेन को भी एम्पावर करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ वो भी कर सकें। तो जो ये चीज़ है मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज के भी मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, साथ के साथ टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। अब है सेल्फ रिलायंस। तो तीसरा गोल था 5 ईयर प्लान का कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी है फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। जो हम दूसरों से हम ख़रीद रहे हैं उस सामान को हमें अपने ही यहाँ प्रोड्यूस करना है, जिससे कि वो क्या हो कि जो निर्भरता है हमारी वो कम से कम हो सके। हट तो नहीं सकती कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लिंक होते हो चीज़ों से, लेकिन कम तो हो ही सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, यूज़ करना है, ये की फैक्ट है इसका, ठीक। अब है इक्विटी लेकर एक के आनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने, मैं 2 टर्म्स बताऊंगी, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी, ठीक। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, आप एक एग्जांपल से समझाएंगे कि एक मदर है, मान लो वो कमाती है 1000 रुपये, एक मदर है, एक माँ है, वो 1000 रुपये कमाती है। अब उनके बच्चे हैं, मान लो एक बच्चे हैं बी और सी, तो बी जो है वो नालायक है, फालतू में पैसे उड़ाता है, और सी जो है वो सिंसियर है, पढ़ाई भी करता है, अपनी स्किल्स पे भी काम करता है, ठीक है। लेकिन ए क्या करती है, वो 500 रुपये इसको भी दे देती है, 500 रुपये इसको भी दे देती है। ये हो जाता है इक्वलिटी, जब हम ये नहीं देखते कि किसको ज़रूरत है, कितने रिसोर्सेज की, हम सिर्फ बिना देखे ही हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी। लेकिन मान लो माँ को ये पता है कि अच्छा बी वाला जो मेरा बेटा है ये फालतू के पैसे खर्च करता है, तो अब मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये दूँगी, अब मैं ज़्यादा दूँगी ही नहीं। और मैं, जो मेरा बेटा है सी, वो बहुत अच्छे से पैसों का यूज़ करना जानता है, तो मैं उसको 800 रुपये दूँगी, ठीक है। तो ये होती है इक्विटी की, जिसको ज़रूरत है उसको रिसोर्सेज देना, और जिसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या वो वेस्ट कर रहा है, रिसोर्सेज की थोड़ी बहुत तो ज़रूरत हर किसी को होती है, लेकिन वेस्ट ज़्यादा कर रहा है तो उसको रिसोर्सेज कम देना, ठीक। तो ये होती है इक्विटी। इसीलिए गोल जो था वो हमारा इक्विटी था, ना कि इक्वालिटी की। जिसके पास नहीं है उसको हमें क्या लेकर, उसको हमें रिसोर्सेज देने हैं। इनइक्वालिटी को कम करना, और जो बेसिक नीड है वो सबको ही मिलनी चाहिए। अब बेसिक नीड जो पैसे वाले हैं उनके पास तो है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको भी देना, तो ये किस में का आ जाएगा, इक्विटी में आ जाएगा, ठीक। की फैक्ट होते हैं सोशल जस्टिस एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। बेसिकली यही है कि बेसिक नीड्स सबके पास होंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होंगे, सोशल जस्टिस होगा उनके लिए। तो ये ओवरऑल, ये यहाँ पे एक मैंने चार्ट बना दिया है, आप लोग और अच्छे से इसको स्पेसिफाई करना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर से नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।